नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम जनसंख्या भूगोल में देखेंगे भारत की जनसंख्या नीति को। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में जो है किस तरह की जो है जनसंख्या नीति को अपनाया जा रहा है समय के साथ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से भारत की जनसंख्या नीति को। ठीक है, तो अगर हाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल का आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, और साथ ही में नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। नंबर क्या है? 88, ठीक है, 8860558530। ठीक है, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो है पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पेड ग्रुप में आपको जो है इन नोट्स की जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, और साथ ही में जो है आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा उसमें, और पर्सनल गाइडेंस भी उसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे बात करके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज के टॉपिक को हम। तो टॉपिक हमारा है भारत में जो जनसंख्या नीति को अपनाया गया है। ठीक है, तो उनको विभिन्न समय पे कौन कौन सी जनसंख्या नीति को अपनाया गया है, तो हम देखेंगे आज़ादी से लेकर के अब तक जो है किस तरह की जनसंख्या नीति को भारत अपना रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब आज़ाद हुआ था भारत, उसके बाद जो है भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना से ही जो है जनसंख्या पे जो है ध्यान दिया जा रहा था, क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही थी। तो कैसे लिखना है हमें अपना, इस पे नोट जो तय करके रखना है। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ डाटा आपको जो है याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आपको अगर अपना आंसर जो है औरों से बेहतर बनाना है, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो इसके लिए जो है आपको कुछ डेटा जरूर याद रखना है। जो डेटा आप पीटी में पढ़ते हैं उस डेटा का यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, आप अपना एक नोट बना के जरूर रखिएगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, कितना यहाँ पे सेक्स रेशियो पाया जाता है। ठीक है, कितनी लिटरेसी रेट क्या है यहाँ पर। साथ ही में आप अगर किसी स्टेट पीसेस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में भी इन्हीं सब आंकड़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कितने महिलाओं की साक्षरता वहाँ पे है, कितनी पुरुषों की है, कितनी ओवरऑल है, कितनी उस स्थान की यानी उस स्टेट या फिर अगर सेंट्रल लेवल पे देखें तो कितनी सीबीआर है, कितनी एमएमआर है, कितनी आईएमआर है। ठीक है, तो ये ऐसा डाटा आपको पता होना चाहिए। इनको आप कहीं लिख के रखिए और टाइम टू टाइम इसको दोहराते रहिए जब आपको आंसर लिखें। अगर कहीं पे आपको लगता है कि इस डाटा का आप प्रयोग कर सकते हैं तो उसको जरूर करिए, क्योंकि आप डाटा प्रयोग करेंगे, कंपेयर करके लिखेंगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। वरना सेकंड पेपर में लोग बोलते हैं मार्क्स अच्छे नहीं मिलते, उसका रीज़न यही होता है कि सेकंड पेपर में मार्क्स सभी अच्छे मिलेंगे जब आप उसमें फैक्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों का इस्तेमाल होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है इस पे। तो भारत जो है विश्व का प्रथम देश है। तो इससे पहले वाले हमने वीडियो में बताया था जो भारत पहला ऐसा देश था जिसने जो है जनसंख्या नीति को अपनाया था। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने राजकीय नीति के रूप में, यानी कि राज्य की एक नीति होगी जनसंख्या को लेकर के, तो राज्य की नीति के रूप में जो है जनसंख्या नीति को अपनाया 1951। ठीक है, 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नीति जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना, उसमें जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जो है जनसंख्या नीति को पहली बार जो आरंभ किया गया था। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है जो है जनसंख्या नीति परिवार नियोजन कार्यक्रम, यानी कि कौन सी जनसंख्या नीति थी? परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था, ये जनसंख्या नीति थी, ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, योजना आयोग ने जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि जो योजना आयोग उस समय गठित किया गया था 1950 में, यानी कि 1950 में। ठीक है, तो उसने क्या बोला था? उसने ये बोला था कि जो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है, यानी बहुत तेजी से जो बढ़ रही जनसंख्या है, वो देश के विकास में बाधा के रूप में जो है समझा। उसने इस चीज़ को बाधा के रूप में देखा, इसीलिए उसने बोला कि परिवार नियोजन की आवश्यकता है और जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, इसलिए इस पर बल दिया उसने। तो वही लिखा हुआ है जो योजना आयोग ने तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर तथा वृहद जनसंख्या आकार को देश के आर्थिक विकास, ठीक है, देश का जो आर्थिक विकास है तथा जीवन स्तर के उत्थान, जीवन स्तर यानी कि जो लाइफ का एक जो स्तर है, जीवन, लोगों के जीवन का स्तर है, उसके उत्थान यानी उठाने के लिए, ठीक है, उत्थान के लिए जो है बाधा मानते हुए, यानी किसको बाधा माना है? जनसंख्या का बड़ा आकार जो है, ठीक है,
बाधा मानते हुए जो है परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण पर उसने बल दिया। किसने? योजना आयोग ने ऐसा बोला। अब योजना आयोग ने रिकमेंडेशन दी है तो इसीलिए जो है प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसमें इसको शामिल किया था। और उसके उद्देश्य क्या थे हम देखेंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, जो है प्रथम योजना के अंतर्गत यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। पहला उद्देश्य क्या है कि भारत में जो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने वाले कारकों की पहचान करना। तो पहले तो हमको ये देखना है कि ऐसे क्या कारण हैं, ठीक है। कारक मतलब फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो तेजी से जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या उद्देश्य था उसका, जो परिवार नियोजन के लिए उपयुक्त विधियों पर, ठीक है, शोध करना यानी रिसर्च करना तथा उनकी उपयुक्तता का पता लगाना यानी कि कितना वो व्यवहारिक हैं, कितना उपयोगी हैं ऐसी जो विधियां थी, कौन सी? परिवार नियोजन के लिए, ठीक है। इस योजना में जो है परिवार नियोजन पर जो है लगभग कितना आवंटन किया गया? 65 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। और लेकिन खर्च कितना किया गया था? जो खर्च हुआ था वो केवल कितना हुआ था? 18 लाख खर्च हुए थे। तो 65 लाख रुपए आवंटित किए गए थे इसको परिवार नियोजन को लागू करने के लिए, लेकिन वास्तव में जो है 18 लाख रुपए ही खर्च हो पाए थे, ठीक। तो ये रहा पहली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उपाय किए गए परिवार नियोजन के लिए, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। चलिए अब इसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना के बाद आएगी कौन सी योजना? दूसरी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है 1469, ठीक है, 1469 जो है परिवार नियोजन केंद्र, जो परिवार नियोजन केंद्र हैं उनकी स्थापना की गई थी। कितने? 1469। तो अगर नहीं भी याद रहता है डाटा आपको एग्जैक्ट तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1400 से अधिक जो है परिवार नियोजन केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। आपको अगर डाटा कोई एकदम एग्जैक्ट याद नहीं होता है तो उसको कोई नहीं लगभग लिख के लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए कि 1400 से अधिक ऐसे लिख दिए, या फिर लिख दो 1460 ब्रैकेट में लिख दो लगभग, ठीक है। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। फिर 1956 में जो है स्वैच्छिक नसबंदी योजना चलाई गई, ठीक है। तो यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी उसी में जो है स्वैच्छिक नसबंदी योजना चलाई गई थी। जो लोग चाहते हैं स्वयं से नसबंदी करवाना वो जो है करवा सकते थे इस योजना के तहत। फिर इसकी दूसरी बात क्या हम कौन सी आएगी? तीसरी पंचवर्षीय योजना आएगी, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है 1965 की बात हो रही है। 1965 की जनसंख्या वृद्धि दर की अधिकता को देखते हुए, ठीक है, एक निश्चित समय अवधि में यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है जनसंख्या वृद्धि में स्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि हमको ये ऐसा बोला गया कि इतने साल तक हम ये लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, यानी कुछ टारगेट रखे गए। कब रखे गए? तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना में ये बताया गया कि जो CBR यानी कि जो जन्म दर है, ठीक है, CBR मतलब जन्म दर, उसको कितना सीमित करने की बात करेगी? 39 प्रति हजार से, 39 प्रति हजार से गिरा करके जो है 1978-79 तक यानी कि 1978 से 89 तक जो है 23 प्रति हजार करना था, ठीक है। तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा, ठीक है, यानी CBR को कम कर देना, क्योंकि जब जन्म दर कम होगी तभी तो जनसंख्या पे हम नियंत्रण पा पाएंगे, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या देख लेते हैं, हम कंक्लूजन देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना तक हमने देखा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं कहने का मतलब, अर्थात ये कंक्लूजन एंड सार है, सार, ठीक है। सार क्या है? सार यहाँ पे ये है, निकला यहाँ से, अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के चौथी पंचवर्षीय योजना तक के परिवार नियोजन कार्यक्रमों को औषधालय उपागम, ठीक है, औषधालय उपागम, उपागम का मतलब होता है अप्रोच, ठीक है, कौन सी अप्रोच है, ठीक है, मॉडल क्या है उसका। तो औषधालय उपागम यानी औषध यानी कि गर्भ निरोधक के माध्यम से कहने का मतलब, और विस्तार उपागम, ठीक है। और दूसरा क्या? कैफेटेरिया, कैफेटेरिया मतलब उपागम क्या है कि देखो आप कैफेटेरिया कहाँ से लेके, जो कॉफ़ी शॉप होते हैं ना, तो कॉफ़ी यानी कैफ़े बोलते हैं उसको, है। तो कैफ़े का मतलब क्या होता है? कैफेटेरिया एक ऐसी जगह होती है, मान लो एक कैफेटेरिया है, ठीक है, जहाँ कॉफ़ी मिलती है। तो कैफेटेरिया एक्चुअली कुछ नहीं है। कैफेटेरिया में स्टार्टिंग में बनाए क्यों गए थे ये, कि जिससे लोग आकर के यहाँ पे बैठें आकर के और आपस में बातचीत करें आकर के, और जब उनको मन हो तो कॉफ़ी पी सकते हैं, यानी कि कॉफ़ी देना, ऑर्डर करना जरूरी नहीं था,
ठीक, कैफेटेरिया में क्या होता है, आप जाएंगे किसी कैफेटेरिया में तो वहाँ जाएंगे, आप बैठेंगे, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है आप मेनू दे करके या फिर कुछ टाइम बाद वहाँ बैठें, फिर आप वहाँ से वापस चले जाएं, यानी कुछ लिए बगैर भी वहाँ से आप वापस जा सकते हैं। तो कैफेटेरिया में क्या था, वो वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, कैफेटेरिया बनाए गए थे इनके परिवार नियोजन के लिए। आप जाएं, यहाँ डॉक्टर या फिर सलाहकार बैठा होता था, आप उनसे जानकारी लेंगे कि परिवार नियोजन के कैसे कैसे उपाय हो सकते हैं, किस तरह के उपाय दे रहे हैं गवर्नमेंट, क्या सुविधाएं दे रही है नसबंदी करने के लिए या फिर गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो इसमें जाएगा कोई व्यक्ति, वो उन जो दी गई सलाह है उसको अपनाए ना अपनाए उससे कोई मतलब नहीं है, बाध्यता नहीं, कोई व्यक्ति जाएगा चला जाएगा, वो वापस जा सकता है। मतलब कहने का ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर जाने का मतलब ये नहीं है, कैफेटेरिया के अंदर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको वहाँ पे कुछ लेना ही पड़े। ठीक है, तो इसी अप्रोच को ही बोलते क्या है, कैफेटेरिया उपागम। ठीक है, तो कैफेटेरिया उपागम आप समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, यानी स्वैच्छिक रूप से, यानी कि कोई बाध्यता नहीं है आपकी, ये नहीं आप अंदर गए हैं तो आपको वो जो दी गई सलाह है वो आपको माननी ही पड़े, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कैफेटेरिया अप्रोच को अपनाया गया था इसमें। तो यही लिखा था कि जो इस औषधालय उपागम हो गया, विस्तार उपागम हो गया और कैफेटेरिया उपागम के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, जो इस टाइप की योजनाएं चलाई गई थी, कब से कब तक, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर चौथी पंचवर्षीय योजना तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद 1976 का समय आता है। 1976 में जो है पहली बार जो है डॉक्टर कर्ण सिंह जो हैं, डॉक्टर कर्ण सिंह हैं, उनके नेतृत्व में जो है पहली बार जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का गठन हुआ, यानी NPP, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का है गठन हुआ। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या था इसका। तो इसमें क्या था, प्रजनन दर में गिरावट के लिए। ठीक है, इसमें ये कहा गया था, इनकी जो रिपोर्ट आई थी इनके अनुसार क्या कहा गया था, जो प्रजनन दर है यानी कि जो बच्चे पैदा करने की जो दर है उसमें गिरावट के लिए जो है शिक्षा का इंतजार करना एक व्यवहारिक समाधान नहीं है, इसने ये बोला था। जो समिति गठित की गई थी डॉक्टर कर्ण के अध्यक्षता में। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो प्रजनन दर है उसके गिरावट के लिए जो है शिक्षा का इंतजार करना एक व्यवहारिक समाधान नहीं है, वरना ये माना जाता है कि लोगों को जागरूक करो, लोगों में जब शिक्षा का विकास हो जाएगा, शिक्षित हो जाएंगे तो लोग अपने आप जो है प्रजनन दर लोगों की कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देख लिए। भारत में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, भारत की बात करते हैं, तो भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास जो है हुआ है, किंतु जो जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने से, यानी कि उन्होंने ये बोला था कि विकास तो हुआ है लेकिन आर्थिक विकास होने के साथ जनसंख्या वृद्धि भी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के कारण जो है भारत जो है गरीबी के दुष्चक्र में फंस गया है। ठीक है, भारत क्या है, गरीबी के दुष्चक्र में फंस गया है। अतः यदि भारत को जो है तेजी से विकसित देशों की श्रेणी में जो है शामिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हुए, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट में, ठीक है, राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हुए प्रजनन दर पर जो है प्रत्यक्ष प्रहार करना होगा। यानी कि हमको जो है सीधे सीधे जो है प्रजनन दर को क्या करना पड़ेगा, कम करना ही पड़ेगा, रोकने पड़ेगा। ठीक है, अर्थात जो है क्या, गर्भ निरोधक को, जो कंट्रासेप्टिव हैं, अर्थात गर्भ निरोधकों को, ठीक, जो गर्भ निरोधक होते हैं उन निरोधकों का विकास ही सर्वोत्तम विकास है। कहने का मतलब यानी कि गर्भ निरोधकों का विकास किया जाएगा तभी जो है सर्वोत्तम विकास हो सकता है। तो यहाँ पे ये अप्रोच अपनाई गई थी कि गर्भ निरोधक ही सर्वोत्तम विकास होते हैं। ठीक है, इस जनसंख्या नीति के जो मुख्य बिंदु क्या है, निम्नलिखित हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो 1976 के बाद जो जनसंख्या नीति आई थी उसके जो मुख्य बिंदु को हम देखते हैं कि क्या पहला बिंदु है। तो पहला बिंदु उन्होंने क्या बताया था, जो विवाह की जो न्यूनतम कानूनी आयु है, ठीक है, वो फिक्स कर देनी चाहिए। क्या, फीमेल यानी कि जो महिला है उसके लिए 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए वो, और जो पुरुष है वो उसके लिए 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो ये क्या कहा गया कि जो विवाह की जो है न्यूनतम कानूनी आयु जो है इतनी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या बात कही उन्होंने, जो CBR यानी कि जो क्रूड बर्थ रेट यानी जन्म दर है वो 1985 तक कितना कर देना था, 25 प्रति हजार कर देनी थी। यानी कि ठीक है, यानी 1000 लोगों पे जो है 25 लोग जन्म लेने चाहिए, ये इतने पे लाना था। कब तक, 1985 में। और ये रिपोर्ट कब आई थी, 1976 के टाइम की रिपोर्ट है ये लगभग। ठीक है, फिर अगला क्या है, परिवार नियोजन अपनाने के लिए जो है आर्थिक प्रलोभन देना।
इन्होंने क्यों बोला कि जो है परिवार नियोजन के लोग अपनाएं, इसके लिए जो लोग जो यहाँ के हैं उनको जो है आर्थिक रूप से उनको प्रलोभन देना। तो इसमें क्या कहा गया था कि 2 बच्चे के लिए जो है, अगर 2 बच्चे हो गए हैं उसके बाद अगर वो कोई व्यक्ति जो है नसबंदी करवाता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 150 रुपये। सोचिए उस समय कितना 150 रुपये की वैल्यू थी कि 2 बच्चों के बाद अगर आप नसबंदी कराते हैं तो 150 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 3 बच्चों के बाद अगर आप नसबंदी कराते हैं तो 100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तथा 4 बच्चों के बाद अगर नसबंदी कराता है कोई व्यक्ति तो उसको 70 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो यही लिखा था इतने रुपए की उनको मौद्रिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्या बताया था इनमें कि जो राज्य हैं, ठीक है, राज्यों को जो है केंद्रीय सहायता, राज्य जो होते हैं उनको केंद्र से सहायता मिलती है पैसे के मामले में, तो राज्यों को जो है केंद्रीय सहायता 1971 की जनसंख्या के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो अगर हम जनसंख्या के आधार पर देंगे तो क्या होगा, जो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने वाले राज्य होंगे उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, और जो कम जनसंख्या बढ़ाने वाले राज्य हैं उनको कम पैसा मिलेगा। बल्कि कार्य तो अच्छा कौन कर रहा है? कार्य वो राज्य कर रहे हैं अच्छा है जो जिनकी जनसंख्या कम बढ़ रही है। ठीक है, तो राज्य यानी कि ऐसे राज्य को जो मिलने वाली केंद्रीय सहायता है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर दी जाएगी, तथा साथ ही जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम में अच्छा कार्य, यानी जो परिवार कल्याण कार्यक्रम में अच्छा कार्य करने वाले राज्य होंगे उनको क्या है 8% का क्या है अलग से उपलब्ध कराया जाएगा, उनको जो 8% एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर संतोषजनक कार्य ना करने वाले, जो अच्छा कार्य नहीं करेंगे, ऐसे राज्यों की सहायता राशि कम कर दी जाएगी उनको, यानी कि पैसे कम दिए जाएंगे कहने का मतलब। ठीक है, फिर देश की जो संसद है, ठीक है, तथा राज्य की जो विधानसभाओं में, ठीक है, 2001 तक जन प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया गया। ठीक है, 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जो सीटों का आवंटन होता है वो किस जनसंख्या के आधार माना जाएगा? 1971 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर की जाएगी। ठीक है, अगला कि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो राज्य होंगे वो जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसलिए ये कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? लक्ष्य क्या था? लक्ष्य दंपत्ति, यानी कि दाम्पत्य मतलब जो लक्षित यानी कि टारगेटेड जो कपल्स थे। ठीक है, तो लक्षित या फिर लक्ष्य दाम्पत्य की श्रेणी में आने वाले, यानी कि जो टारगेटेड कपल्स होते हैं श्रेणी में आने वाले सरकारी कर्मचारी को, ठीक है, नसबंदी ना कराने पर उसे क्या है अनेक प्रकार की सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर वो नसबंदी नहीं करवाते हैं, ठीक है, जो टारगेटेड कपल्स जो होते हैं, ठीक है, उस एज ग्रुप के, तो उसमें उनको कुछ सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं उससे जो है वंचित किया जाएगा। जैसे पदोन्नति यानी नहीं होगी, प्रमोशन यानी होने में दिक्कत होगी उनको। फिर अस्थायी से जो बहुत से लोग स्थायी किए जाते हैं तो वो नहीं किया जाएगा उनके साथ। ठीक है, राजकीय कोष से ऋण नहीं मिलेगा उनको। फिर राजकीय आवास नहीं मिलेगा। महिला कर्मचारियों को क्या है अतिरिक्त बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए जो मातृत्व अवकाश व चिकित्सा व्यय नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के जो है प्रोग्राम चलाया गया जिससे जो है जनसंख्या जो है कम बढ़े, यानी जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाई जा सके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो, ठीक है, एनजीओ की सहायता ली जाएगी। तो इसी में जो है ये भी कहा गया कि इस नीति में कि जो एनजीओ की भी पहली बार सहायता मांगी गई, किसके लिए? परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उनको लागू करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई 1976 के बाद की जो है जनसंख्या नीति आई। ठीक है, लेकिन अब इसमें हुआ क्या? यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सबल राजनीतिक, यानी कि बहुत ज़्यादा इच्छा थी राजनीति की। ठीक है, राजनीतिक जो उस टाइम पे सरकार थी उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। इच्छा से पूर्ण एक बहुआयामी प्रयास था। ठीक है, बहुआयामी प्रयास थे क्योंकि बहुत सारे कार्य करने थे इसके अंदर, जिसे आपातकाल के दौरान अत्यधिक जो कठोरता से लागू किया गया। ठीक है, वहाँ के लोगों की रजामंदी नहीं लेकिन ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जनता में क्या हो जाएगा? रोष आ जाएगा ना सरकार के प्रति। जनता जो है नाराज़ हो जाएगी सरकार के प्रति। अब जनता नाराज़ हो जाएगी तो अगली बार इलेक्शन होंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात सरकार बदल जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ तथा कुछ जन विरोधी कार्यों के कारण 1977 में जब आम इलेक्शन होता है यानी आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। बस, ठीक है, नई सरकार जो इसके बाद जो सरकार आएगी तो वो क्या करेगी? जाहिर सी बात जिस कारण से जो है सरकार बदल गई है तो उन
कार्यों को वो बंद कर देगी ना, ठीक है। तो वही लिखा है, नई सरकार ने जो है परिवार नियोजन को एक स्वैच्छिक कार्यक्रम अब जरूरी नहीं कर दिया, यानी कि इसको वॉलंटरी बना दिया गया। स्वैच्छिक, मन करे तो नसबंदी कराओ, जबरदस्ती कोई नहीं है, ठीक है। तो वही लिखा है, परिवार नियोजन को एक स्वैच्छिक कार्यक्रम बताते हुए परिवार नियोजन से बदल कर इसका नाम भी बदल दिया, क्या, परिवार कल्याण, ठीक है। तो इसका परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम चल रहा था उसको जो है नाम ही बदल दिया और योजना का नाम क्या कर दिया, परिवार कल्याण रख दिया, ठीक है। तो परिवार कल्याण रख दिया। वास्तविकता में जो रियल में वास्तविकता में जो आपातकाल के कटु अनुभव यानी कि जो बुरे अनुभव थे एवं जन प्रतिक्रिया के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम अत्यधिक शिथिल हो गया, यानी कि फिर तो वो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम चल रहा था पहले वो बिल्कुल से रुक सा गया था, शिथिल हो गया, क्योंकि जनता का समर्थन नहीं हासिल था इस चीज़ को। और जब जनता में अगर कोई समर्थन नहीं हासिल होता तो किसी भी योजना को लागू करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि जनता के लिए हो रहा है कार्य और जनता ही अगर उस चीज़ से खुश नहीं है तो ये कार्य नहीं हो पाता है फिर जमीनी स्तर पे, ठीक है। फिर 1993 का समय आता है, ठीक है। तो 1993 में जो है प्रोफेसर जो हैं कौन, एम एस स्वामीनाथन, तो इनका काफ़ी चर्चित प्रोफेसर हैं, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है, सरकार को जो नई जनसंख्या नीति की सिफारिश के लिए, यानी कि ऐसी ये कमेटी क्या करेगी, जनसंख्या नीति नई क्या हो इसके लिए सिफारिश देगी, ठीक है। ये सिफारिश जो है 1 साल के बाद जो है 1994 में जो है सरकार को दी गई, यानी कमेटी ने जो 1 साल तक काम किया, 1 साल के बाद जो है 1994 में सरकार को दे दिया। किंतु राजनीतिक अस्थिरता, लेकिन इस समय जो है राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है नई जो जनसंख्या नीति थी वो फरवरी 2000 में ही लागू की जा सकी। सोचिए, रिपोर्ट आ गई थी 1994 में, लेकिन 1994 से लेकर के 6 साल के बाद जो है 2000 में ही इसको लागू किया जा सका। क्योंकि देखिए, कोई भी इस तरह के जो निर्णय होते हैं जो समाज को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं, तो ऐसे निर्णय जो है तभी आप लागू कर सकते हैं जब एक स्थिर और मजबूत सरकार हो सकती हो तब, ठीक है। तो अगर इस दौरान, इससे पहले जो है अस्थिरता बहुत थी सरकार के अंदर, जब ये सरकार जो स्थिर हुई, जो नई सरकार बनी 2000 में, तो उसके बाद जो है इसको लागू किया गया, ठीक है। इस नीति का जो भाव यह है कि विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है, यानी कि जो नई नीति बनाई थी एम एस स्वामीनाथन ने, उसने ये माना है कि जो विकास करोगे तो अपने आप जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या माना, विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। इस नीति के, ठीक है, इस नीति के 3 प्रकार के समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए, ठीक है। यानी जो नीति आई है हमारी जो नई 1994 में वो सरकार के पास पहुंची थी, लेकिन लागू कब हुई, 2000 में। तो उस नीति के तहत जो लक्ष्य को निर्धारित किए गए थे, तो हम देख लेते हैं किस प्रकार के लक्ष्य थे, ठीक है। तो पहला लक्ष्य यह रखा गया था कि जो तात्कालिक लक्ष्य है, ठीक है, 3 तरह के लक्ष्य रखे गए थे, तात्कालिक लक्ष्य हो गया, फिर मध्यकालिक हो गया, फिर तीसरा दीर्घकालिक लक्ष्य, 3 लक्ष्य रखे गए थे, ठीक है। तो पहला जो तात्कालिक लक्ष्य है वो क्या था, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, ठीक है, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल हेतु समुचित सेवा प्रणाली स्थापित करना, यानी कि जो जच्चा बच्चा है, यानी कि जो प्रेग्नेंट महिला है और जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए देखभाल के लिए जो है समुचित सेवा प्रणाली को स्थापित करना, ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल फैसिलिटी को और ज़्यादा मजबूत करना। फिर दूसरा है मध्यकालिक लक्ष्य। तो मध्यकालिक लक्ष्य में क्या रखा गया, 2010 तक, ठीक है, 2010 तक जो है TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR क्या होती है, TFR वो समय होता है जिसमें कोई TFR में क्या होता है, एक जो महिला होती है जो अपने प्रजनन काल में, प्रजनन काल का मतलब ये होता है जब तक वो बच्चा जन्म कर देने में सक्षम होती है, यानी 45 वर्ष तक, ठीक है, 45 वर्ष तक जो है महिला को जो बच्चा देने में सामान्यतः जो है सक्षम होती है। तो अपने प्रजनन काल में कितने बच्चे पैदा करती है उसको बोलते हैं TFR, समझ गए, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक वो महिला होती है अपने जो प्रजनन काल होता है उसका, ठीक है, जो कि सामान्यतः 45 से 40 के बीच रहता है, ठीक है। तो उस समय उस प्रजनन काल के बीच में कितने बच्चे पैदा करती है उसको बोलते हैं TFR, ठीक है। तो 2010 तक इसका लक्ष्य ये था कि TFR को 2.1 करना, ठीक है, ये इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। फिर तीसरा क्या लक्ष्य रखा गया था, दीर्घकालिक। ये तीसरा लक्ष्य कौन सा है, दीर्घकालिक, यानी कि लंबे समय के लिए। तो लंबे समय में क्या करना है कि 2045 तक
जनसंख्या में क्या करना है, स्थायित्व प्राप्त करना है, यानी कि 2045 तक जो है जनसंख्या जो है स्थायी हो जाए। तो ये कब आया था, ये 2000 में ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो आप देख रहे होंगे अभी तक जो है, अभी 2000 कितना चल रहा है, 20 चल रहा है, उसके बाद भी जो है ये लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट टारगेट तो बना देती है लेकिन उसको अचीव कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला क्या है, अब ये तो हमने उद्देश्य देख लिए। अब ये उद्देश्य कैसे प्राप्त हों, इनके लिए क्या करेंगे हम, सरकार कुछ कदम उठाएगी ना। तो जो नीतिगत उद्देश्यों की को हासिल करने के लिए, जो ऊपर हमने 3 उद्देश्य देखे हैं, लघु, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जो है निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। पहला कदम कौन सा है, पहला कदम यह है कि 14 वर्ष की आयु तक जो है स्कूली शिक्षा तथा अनिवार्य बनाना। ठीक है, तो 14 वर्ष तक जो है हर किसी को शिक्षा प्राप्त हो, पहली बात तो ये। फिर दूसरा क्या होगा, स्कूलों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके, ठीक है, स्कूल के बीच में ही बहुत से लोग जो होते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ऐसे लड़के और लड़कियों की संख्या को जो है 20% से कम करना। ठीक है, तो इनको जो है 20% से, जो यानी स्कूल ड्रॉप आउट है उसको जो है 20% से कम लाने पर ध्यान दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगला लक्ष्य क्या रखा कि MMR का मतलब क्या हुआ, जो जब कोई महिला जो होती है बच्चे को जन्म देने के समय मर जाती है तो उसे ही बोलते हैं मदर मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं MMR को क्या कर देना है, 100 से कम करना। ठीक है, MMR को क्या कर देना है, 100 से कम लाना था। और MMR को हमेशा जो है प्रति 1 लाख पे नापा जाता है। ठीक है, प्रति 1 लाख पर, यानी कि प्रति 1 लाख पे जो है कितनी माएँ जो हैं मृत्यु हो जाती है उनकी बच्चे को जन्म देने के समय पर, तो उसी को बोलते हैं MMR। ठीक है, तो ये जो है प्रति 1 लाख निकालिए। तो ये ध्यान रखिए, हम पीटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, क्योंकि बाकी सब तो हम प्रति 1000 निकालते हैं, CBR है, CDR है, IMR है, लेकिन इसको जो है हम हमेशा प्रति 1 लाख पे निकालते हैं, किसको, MMR को। ठीक है, अगला चौथा क्या है, IMR, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो बचपन में ही, यानी 1 साल से जो कम बच्चे होते हैं, आयु के बच्चे होते हैं, उनकी जो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि 1 साल से कम आयु वाले बच्चों की अगर मृत्यु होती है तो उसको बोलते हैं IMR। ये भी क्या, प्रति 1000 निकालते हैं, 1000 बच्चों पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिनके साथ ये ऐसा होता है। ठीक है, तो उसको कितना लाना है, 30 से कम करना। अगला क्या लक्ष्य रखा गया था, टीकाकरण करना पूरे, यानी जो वैक्सीनेशन करने का प्रोग्राम रखा गया था, इसमें कदम उठाया गया। कहने मतलब लड़कियों के देर से विवाह को बढ़ावा देना। ठीक है, तो लड़कियों में जो है देर से विवाह हो, इस चीज़ को जो है बढ़ावा देना, और सामान्यतः के 18 साल से अधिक 18+ जो है और शादी होनी चाहिए। और जो ये इसको बढ़ा के कितना, 21 वर्ष, यानी कि महिला को जो है कम से कम 21 साल की आयु हो जाए महिला की, लड़की की, तब उसकी शादी होनी चाहिए। 18+ तो क्या कानूनी है, लेकिन जोर इस बात पे देना है कि 21 साल के बाद ही या फिर 21 साल के दौरान जो है शादी हो। ठीक है, अगला क्या कदम उठाया गया, 80% जो प्रसव अस्पतालों में हो, यानी जो प्रसव मतलब डिलीवरी। ठीक है, तो जो 80% जो डिलीवरी कहाँ हो, अस्पतालों में हो, नर्सिंग होम में या तो होनी चाहिए, यानी क्लिनिक वगैरह में। ठीक है, तथा 100% यानी 100% जो यानी कि प्रसव यानी कि डिलीवरी प्रशिक्षित लोगों से कराना है। यानी कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि जो MMR होती है वो कम हो जाएगी ना। ठीक है, मातृत्व जो मृत्यु दर होती है वो कम होगी इससे। तो इस यानी कि ये तीसरे वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही तो 7वां लक्ष्य है ना। ये 7वां लक्ष्य से क्या होगा, तीसरा वाला लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, साथ में जो चौथा वाला लक्ष्य है ये, इसको भी कम किया जा सकता है। IMR भी कम हो जाएगी अगर जो है इस तरह से अस्पतालों वगैरह में, यानी या फिर प्रशिक्षित लोगों के साथ अगर डिलीवरी होगी उनकी, तो इससे जो है इन सब चीज़ों में कमी आएगी। फिर अगला क्या है, जन्म मरण, यानी कि जो जन्म मरण होता है, विवाह होता है, और गर्भ का 100% पंजीयन करवाना, यानी कि इनकी जो है रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था की गई। अगला क्या आपका है, संक्रामक रोगों को रोकना। ठीक, जो संक्रामक रोग होते हैं उनके रोकने पर जो है उनको काबू करना, इस तरह की कदम उठाया गया। तो संक्रामक रोगों को रोकना और उन पर काबू पाना, एड्स के प्रसार को रोकना तथा प्रजनन अंगों के संक्रमण को नियंत्रित करना। ठीक है,
अगला क्या है, भारतीय चिकित्सा प्रणाली। जो भारत में बहुत सारे विभिन्न चिकित्सा प्रणाली हैं, जैसे जो होम्योपैथी होती है, यूनानी है, ठीक है, आयुर्वेद है, तो इसको क्या करना है, बढ़ावा देना। तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली को क्या करना है, बढ़ावा देने का कार्य किया गया। अगला क्या है, पहली बार जो है प्रत्येक राज्य अपनी जनसंख्या नीति बनाएगा। तो पहली बार जो है इसमें जो है ये बोला गया कि राज्य जो होते हैं वो राज्य अपने स्तर पर जो है जनसंख्या नीति को बनाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, लोकसभा तथा विधानसभा की सीटें जो हैं 2026 तक अपरिवर्तनीय रहेंगी, यानी कि 2026 तक जो है लोकसभा और जो विधानसभा सीटें होती हैं उनकी संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, जो भारत की जनसंख्या नीति को देख लिया हमने, ठीक है। अब देख लिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप उसको लिखने का अपने आप से प्रयास करिए, ठीक है, क्योंकि हमने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब जो है आप इसके क्वेश्चन को लिखने में सक्षम भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन मैंने ये आपको दिया हुआ है कि जो विकास है, विकास ही सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है, प्रकाश डालिए। तो हमें इस पे जो है 250 वर्ड में इसको लिखना आप, ठीक है, 250 वर्ड में लिखने का प्रयास करिएगा। विकास ही सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। देखिए यूपीएससी में इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन, कमेंट टाइप के, ठीक है, तो उस पर लिखने का आप अभ्यास करिए। दूसरा प्रश्न आपको दे रहे हैं क्या, भारत में जो है जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, ठीक है। तो हमें ये बताना पड़ेगा यहाँ पे जैसे कि भारत में जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है। देखिए जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आया करें तो हमेशा ऐसा लिखिए करिए, भारत में जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण है, तो पहला लिखिए कि इसके आर्थिक कारण क्या है, ठीक है, आर्थिक कारण, इसका आर्थिक कारण क्या रहा है जो बढ़ रहा है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, ये हो गया सामाजिक सांस्कृतिक कारण। इस पे हम बात करना आप अपने आंसर में, कैसे कौन कौन से सामाजिक सांस्कृतिक कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। फिर अगला राजनैतिक कारण, ठीक है, राजनैतिक कारण। फिर इसके साथ ही आप लिख सकते हैं तकनीकी कारण, कि तकनीकी का कैसे विकास हुआ उसकी वजह से जो है जनसंख्या वृद्धि हुई है। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, तो कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए तकनीकी का विकास हुआ तो स्वास्थ्य सुविधाएं उससे अच्छी हो गई, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो गई तो उससे क्या हुआ, जो मृत्यु दर थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा जनसंख्या, लेकिन CBR यानी कि जो जन्म दर थी उतनी ही है लेकिन मृत्यु दर कम हो गई तो उससे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। आर्थिक कारणों को आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक में क्या होता है, आप जमीनी स्तर पर भी लिख सकते हैं बहुत, ठीक है। तो इन सब बिंदुओं पर आप लिखने का जो है प्रयास करिएगा, ठीक है, ताकि आप एक बेहतर अच्छा अपना आंसर लिख सकें। और इस तरह से आर्थिक कारण, प्राकृतिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, राजनैतिक कारण, तकनीकी कारण, इस तरह से आप स्ट्रक्चर वगैरह बना करके अपने फ्रेमिंग करके लिखा करेंगे तो कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं उससे आपको, ठीक है। सारे पॉइंट पे आपको अच्छे से लिखना भी आ जाएगा और एक सिस्टमेटिक लिखेंगे, यानी ये नहीं ऊपर का नीचे मिला मिलू के नहीं लिखेंगे आप, कहने का मतलब, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, इस पे ऐसे भी आ सकता है, तो आपको वहाँ पे 2000 वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो वो तो आप कितने वर्ड में लिखना है वो तो आप प्रैक्टिस पे आ जाएगा, आप कभी भी इसको बड़ा कर सकते हैं, उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानकारी भी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है।